इसका ध्यान रखूँगा। ओके, तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं गाइज, हम पढ़ रहे थे, तो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक होता है हमारा एनिमल्स, एंड जो दूसरी कैटेगरी हम कैटेगराइज करते हैं डेट इज़ प्लांट्स। ठीक है, दो टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एनिमल्स में क्या क्या आता है हमारा? एनिमल्स में आते हैं जो हमारे नॉर्मल जो हमारे जीव जानवर होते हैं एनिमल्स पर, प्लस जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी हम एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। एंड प्लांट्स में तो हमारे सारे प्लांट्स वगैरह आते ही हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब हमारे बने होते हैं सेल से। ठीक है, सेल एक छोटी सी मतलब हर एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। कोई भी चीज़ हमारे अराउंड है वो सेल से ही मिलके बनी होगी, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेल के बारे में। ठीक है, जैसे हम ओनियन देखा है कभी, उसमें ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। ऐसे ही छोटे छोटे सेल्स से आपको ये नेक्ड आइज से विजिबल नहीं होते, ये आप माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा ओनियन है ये कितने छोटे छोटे सेल्स से मिलके एक पूरा बना हुआ है। ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी जो हमारी ऐसे ही छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले यार देखो पता तो नहीं था हमें कि ऐसे होता है सेल्स कुछ, तो किसी ने इसके बारे में डिस्कवर किया होगा ना कि देखो हमारी जो बॉडी है वो ऐसे छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो किसने डिस्कवर किया था? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक, इनके पास कुछ काम नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, एक बार्क उठाई, एक कोक स्लाइस उठाई। कोक स्लाइस क्या होती है? कोक स्लाइस यार देखो, जो हमारा पेड़ होता है ना, और जो पेड़ की जो ऊपर से जो ऐसे होती है, जो ये ऊपर से जो पेड़ की स्किन होती है, इससे जो हम बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं कोक स्लाइस। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो पेड़ का बार्क है, बार्क ऑफ ए ट्री, देखा होगा आप सब ने यार पेड़। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, इनके पास कुछ काम नहीं था, इन्होंने ये बार्क उठाई और इसको अपने माइक्रोस्कोप से देखने लगे। तो जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से इसको देखा तो उन्हें पता चला कि ये जो पेड़ की जो ये स्लाइस है, ये छोटे छोटे कुछ ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बनी हुई है। जैसे वो मैंने आपको ओनियन पील दिखाई थी ऊपर, इन्होंने देखा ये ऐसे ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों से मिल के बनी हुई है, और उन्होंने इस छोटी छोटी चीज़ों का नाम दे दिया कि सेल, कि ये जो चीज़ है जिससे ये मिल के बनी है ये सेल है। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी होती गई। ये थे इन्होंने सेल के डिस्कवर किया था 1665 में। एंड एक बार तो आपके एग्जाम में शायद ये भी क्वेश्चन आया था कि सेल डिस्कवर्ड बाय, तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में विद द हेल्प ऑफ कोक स्लाइस विच वाज, ठीक है, एंड कोर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ ए ट्री। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दो मैसेज में। ओके, नेक्स्ट। फिर 1674 में फिर एक और साइंटिस्ट आए। ठीक है, यार मुझे इनको प्रोनाउंस करना नहीं आता, ये उनका नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो पहले क्या था, जो इन्होंने रॉबर्ट हुक भाई साहब ने जो डिस्कवरी की थी, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था वो उन्होंने खुद से ही बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी। तो क्या हुआ, 1674 में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, थोड़ा सा अच्छा माइक्रोस्कोप आया, तो इन्होंने क्या किया, वाटर का जो पॉन्ड होता है उसके अंदर उसने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए, लिविंग हुक भाई साहब ने। ठीक है, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे ना, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया था, जो कोक होती है हमारी, और कोक जो बनी होती है वो बनी होती है बार्क ऑफ ए ट्री की जो बार्क होती है। एंड जो जनरली जो ट्रीज़ होते हैं उसमें हमारे डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं, वो लिविंग सेल्स नहीं होते। तो जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे उन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, लेकिन जो लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था वो इन्होंने किया था इन द ईयर 1674 में, और कहाँ पे, पानी के तालाब में इन्होंने। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक सेल थ्योरी दी गई।
अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, अभी बताया था ना। और ये भी बताया था कि दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हर जो चीज़ होती है हमारे आसपास वो सेल से मिलके बनी होती है। डेट वाज इट इज़ नोन एज बेसिक यूनिट। और ये बात जो है वो ऐसे ही तो नहीं बोल दी होगी ना किसी ने, ठीक है। लोगों ने इसको डिस्कवर किया, इसके बारे ऊपर इसके रिसर्च किया, उसके बाद ये चीज़ साइंटिस्ट ने बोली है। तो ये चीज़ जो है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो बोली गई थी एक सेल थ्योरी थी, उसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सब कुछ लिखा हुआ है ना, लॉज हैं अलग अलग, वैसे ही सेल थ्योरी आई थी हमारी। एंड उसके अंदर ये बात बोली गई थी कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड जो ये सेल थ्योरी थी ये दी थी स्केल्डन एंड स्क्वेन ने मिलके। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वर्शो। उन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन किया। ये बोले कि मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी अपना कुछ ना कुछ करता हूँ। तो जो सेल थ्योरी इन्होंने दी थी इसी को फर्दर एक्सप्लेन कर दिया इन भाई साहब ने, और बोला कि जो जितने भी सेल्स होते हैं दीज सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने ये बताया कि जो हमारी जो भी बॉडी होती है, जो भी कुछ भी चीज़ होती है, वो छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी होती है। एंड जो भी ये सेल्स है ना, मान लो ये एक सेल है तो ये किसी बड़े सेल से बना है, मतलब ये किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है, ये कुछ नया नहीं आया है। तो मान लो ये इन्होंने मतलब कहने का मतलब ये था कि ये जो सेल्स है ना ये डिवाइड होते रहते हैं। बड़ा सेल है, ये छोटे में डिवाइड हो गया, फिर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, ऐसे ही ये सेल्स बनते रहते हैं। तो जितने भी ये सेल्स हैं ना ये आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे ये सबसे पहले बड़ा सेल था, ठीक है, ये डिवाइड होके ये बन गया, ये डिवाइड होके 2 छोटे बन गए। तो ये जो सेल्स हैं ये इस प्री जो सेल पहले एग्जिस्ट करता था इसी से तो आए हैं। यही बात इन्होंने बोली थी कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स। तो भाई हमारे ऑर्गेनिजम्स पहले तो बताया था मैंने क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं एंड और एनिमल्स होते हैं, पहले ये बताया था ना मैंने आपको। सबसे पहले तो देखो मैंने ऑर्गेनिजम्स को जर्नली कैटेगराइज किया था। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिजम्स को एक जर्नली मैंने वो कैटेगराइज किया था कि एक होते हैं हमारे एनिमल्स, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स प्लस एनिमल्स आते हैं। दूसरे हमारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी हमने पढ़ा सेल के बारे में, ठीक है, कि हर जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है वो सेल से मिलके बना होता है, छोटी छोटी सेल से। तो अगर हम ऑर्गेनिजम्स को दोबारा से कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, अगर हम सेल के बेसिस पे अगर हम उनको दोबारा से कैटेगराइज करें तो हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड यूनिसेलुलर एंड सेकंड जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया है ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, तो यूनिसेलुलर देखो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है। उनका सारा काम खाना पीना रहना सोना एक ही सेल से हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास केवल एक ही सेल होता है दैट इज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बने होते हैं मल्टीपल सेल्स से, उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में यार बहुत सारे सेल्स होते हैं क्योंकि हमारा काम जो है वो एक सेल से नहीं चलता, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए जिसमें केवल एक ही सेल होता है, उसी सेल से उसके सारे काम हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। एंड जिनके पास बहुत सारे मल्टीपल सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर,
ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ टेक्स्ट करके। अरे बाकी लोग भी बोलो यार, सिर्फ एक ही बंदा बोल रहा है। अरे बाकी सब हो या सो गए? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस लिख दो। ओके, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कि बताओ, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में दे देगा अमीबा, ठीक है, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड फंजाई, एंड बता देगा, बोलेगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये ज़रा आप नोट कर लेंगे। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं हमारे, उसमें आता है हमारा अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, केवल एक ही सेल होता है इसमें। दूसरा क्लेमेडोमन्स जो भी है ये, इसमें भी केवल एक ही सेल होता है। नेक्स्ट पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी एक ही सेल से बना होता है। एंड लास्ट वन इज़ बैक्टीरिया। तो ये 4 जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, केवल एक ही सेल से ये बने होते हैं। नेक्स्ट मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में आते हैं हमारे फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फंजाई में, वो उसको यूनिसेलुलर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर नहीं होता है। फंजाई इज़ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल से ये मिलके बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया कि कुछ से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बने होते हैं केवल एक ही सेल से, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। जो बने होते हैं मल्टीपल सेल से, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल के शेप और साइज़ के बारे में। ठीक है, कि जो सेल होते हैं उनका शेप और साइज़ क्या होता है। क्या सारे के सारे जो सेल होते हैं वो एक ही साइज़ के होते हैं या वो अलग अलग साइज़ के होते हैं? तो यार सारे के जो सेल हैं वो एक ही साइज़ के नहीं होते। कोई सेल छोटा होता है, कोई सेल बड़ा होता है, कोई सेल ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं उनकी। तो और जो वो शेप एंड साइज़ होती है ना, वो डिपेंड करता है कि उस सेल का काम क्या है। ठीक है, जो सेल जो काम करेगा उसी काम के हिसाब से उस सेल का साइज होता है। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। यही बात मैंने आपको बताई है कि जो जो सेल जो काम करेगा उसी हिसाब से उसका साइज होगा। अगर किसी सेल का काम ज़्यादा होगा तो उसका साइज थोड़ा बड़ा मिलेगा, अगर किसी सेल का काम कम होगा तो उसका साइज़ कम मिलेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके सेल का साइज जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है जैसे वो चाहें। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है तो हमारे सेल का साइज छोटा या बड़ा नहीं हो सकता यार, क्योंकि यार तुम्हारा जो हाथ है वो जितना बड़ा है वो उतना ही रहेगा, तुम उसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हमारे सेल का साइज़ भी छोटा बड़ा हो जाता, तुम अपनी मर्जी से छोटे बड़े हो जाते लेकिन ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसा मैंने आपको बताया, डेट इज़ अमीबा। अमीबा क्या था, मैंने अभी आपको बताया था, अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, केवल एक ही सेल से बना होता है। एंड इसी वजह से इसके लिए इजी होता है, ये अपने सेल का साइज छोटा या बड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेता है। ठीक है, ओके। सेकंड, इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। कुछ केसेस में जो हमारा सेल होता है उसका शेप हमेशा फिक्स होती है, जैसे कि हमारे नर्व सेल हो गए, जो भी हमारे नर्व सेल होते हैं उनका शेप और साइज हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन जो अमीबा होता है केवल एक ही सेल से बना होता है, तो ये अपनी मर्जी से हमारे अपने सेल की जो साइज़ है वो चेंज कर सकता है। ये चेंज क्यों करता है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ, ये कुछ सेल्स हैं। ठीक है,
ये हमारा नर्व सेल है, ठीक है। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, नर्व्स जो मैसेज वगैरह लेके जाते हैं, वो ऐसा दिखता है नर्व सेल। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर भी सेल्स होते हैं छोटे छोटे, वो दिखते हैं ऐसे, ठीक है। हमारे बॉडी में मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स के जो सेल होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और बोन सेल, बोन्स जो होती हैं हमारी, उसमें भी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे दिखते हैं। जो फैट होता है उसके अंदर भी सेल्स होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। जो हमारे स्पर्म होते हैं एंड ओवम, जो भी हमारा जो ये हमारा मेल जो है हार्मोन है, ये फीमेल हार्मोन है, इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जो कि ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ तक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हर चीज़ है वो बनी होती है सेल से मिल। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली ऑर्गेनिजम्स की, किस में एक सेल होता है, किस में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, हमने बात कर ली उनके शेप और साइज़ के बारे में कि जो शेप और साइज़ है वो डिपेंड करता है जो काम वो करेंगे उस हिसाब से। और जो अमीबा होता है वो अपने सेल की शेप को कम या ज़्यादा कर सकता है अपनी अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं जो ये सेल होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसको देखने के लिए जब हमने सेल को देखा एक माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, तो हमें पता चला कि जो मैक्सिमम सेल्स हैं उनमें ये चीज़ें तो कॉमन होती ही होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सेल एक ही चीज़ से बने होते हैं, लेकिन जब हमने सेल के बारे में देखा माइक्रोस्कोप में तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी सेल्स में कॉमन होती हैं। दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये जो 4 चीज़ें हैं ये सभी सेल्स के अंदर कॉमन होती हैं, ये चीज़ हमने नोटिस की, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। एक एक करके अभी मैं ये आपको ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझा दूंगा, मस्त आपको ये समझ में अभी आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो मान लो ये है हमारा सेल, मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है, बेइज्जती मत करना। तो ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। तो जो सेल के अंदर जो सबसे, ये हमारी क्या है, एक आउटर कवरिंग है ना, जो उसको ऊपर से कवर कर रही है कि नहीं। सो ये हमारी एक आउटर कवरिंग होती है जो सेल के सबसे ऊपर ऑर्गन जो होता है, ठीक है, जो उसको ऊपर से कवर करती है, ठीक है। एंड इसी आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इट्स एक्ट्स लाइक ए सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। ऐसा मैंने क्यों बोला, सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों करती है, क्योंकि जो हमारा सेल होता है उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा सेल है उसको क्या, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको वाटर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से अपना काम करता रहे, ठीक है। तो ये जो हमारी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसे ये हमारा क्या सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, जैसे आप कहीं गए किसी बिल्डिंग में, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, तो उसका काम क्या होता है, वो लोगों को अंदर जाने देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं, सबको तो अंदर नहीं जाने देता ना। जिसके पास एक वैलिड आई कार्ड होता है या फिर जो भी जान पहचान का बंदा होता है, उसी को तो अंदर जाने देता है ना, ठीक है। अब ऐसे ही तो कोई नहीं, जैसे आप गए बैंक में, बैंक के अंदर, बैंक के बाहर बैठा है एक सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। अब वहाँ पे कोई भी तो नहीं घुसेगा ना, जैसे चोर वगैरह, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि जिसके पास भी एक मतलब
जो भी वेल अच्छे बंदे हैं जिनको वो जानता है उनको वो अंदर जाने देगा, बाकियों को भगा देगा वहाँ से लात मार के कि तुम निकलो यहाँ से। वही काम होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताया ना एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं आने देती है। जैसे जब सेल को चाहिए होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर चली जाती है और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बैठा है सिक्योरिटी गार्ड वो इसको अंदर आने देता है कि भाई आ जाओ तुम, अपना ये अपना ही बंदा है, इसको आने दो, ठीक है। जैसे उसको वाटर चाहिए होता है सेल को, तो वाटर अंदर घुस जाता है सेल के, तो वाटर को भी आने देता है। लेकिन अगर मान लो कोई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह घुसने की कोशिश करे, ठीक है, कोई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह घुसने की कोशिश करे तो वो उसको अंदर अलो नहीं करता है, ठीक है। कि ऐसे नहीं, थोड़ी नहीं धर्मशाला थोड़ी है कि सबको घुसने देंगे। तो उस हिसाब से कि कुछ चीज़ों के तो ये आने देता है, ठीक है, और कुछ चीज़ों को ये रोक लेता है। तो इस हिसाब से जो इसका नेचर है ये हो गया हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है जो चीज़ों की अंदर से बाहर जो मूवमेंट होती है वो, अगर सभी चीज़ों की मूवमेंट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने देती सबको तो हम इसको फुली परमिएबल बोल सकते थे, ये कि ये किसी को नहीं रोक रहा, ये सबको अंदर आने दे रहा है। लेकिन ये यार सबको अंदर नहीं आने दे रहा है। जिसके पास एक आई कार्ड है जैसे O2 वाटर वगैरह, इन्हीं को अंदर आने दे रहा है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह को अंदर आने नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सिलेक्टिव परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल, कि कुछ चीज़ों को तो अंदर आने दे रहा है, कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं दे रहा है। अब तुम बोलोगे कि सर आपने बोला कि वायरस और बैक्टीरिया को ये अंदर नहीं आने देता है, तो फिर जो वायरस वगैरह है वो हमारी बॉडी के अंदर घुसता कैसे है, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये जो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हमने बाहर गेट पे बिठा रखा है, ये होता है मतलब क्या बोलूँ, ये होता है थोड़ा पियक्कड़, ठीक है। जैसे हमारा अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम अल्कोहल लेते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है और हमें नशा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमें सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है सेल के बाहर, डेट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका काम ये है कि ये उस अल्कोहल को अंदर ना आने दे, तभी तो इसलिए हमने बिठा रखा है। लेकिन अल्कोहल को ये अंदर आने देता है। क्यों आने देता है? क्योंकि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये खुद नशेड़ी है, ठीक है। क्यों नशेड़ी है, इसका मतलब मैंने क्यों कहा, क्योंकि साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है फैट से, फैट इसके अंदर होता है। और जो हमारा अल्कोहल होता है उसके भी अंदर हमारे फैट्स होते हैं, ठीक है। तो उसको तो अपना फैट दिख गया, तो इसको लगता है ये जो अल्कोहल है ये अपना ही बंदा है, और ये फटाक से इसको सेल के अंदर आने देता है। तो ऐसे वो चीज़ें हमारे सेल के अंदर घुस जाती हैं, हमारे ना चाहते हुए भी। क्योंकि जो हमने सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है उसको पता नहीं लगता ये हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है। क्योंकि यार अल्कोहल भी फैट से बना होता है, ये मेम्ब्रेन भी खुद फैट से बनी है, तो ये इसको अंदर आराम से आने देता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया और वायरस वगैरह हमारी सेल्स के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ स्लाइड्स में, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ द, ये यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। सेपरेट करती है कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वही आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, ये हमारा आउटर इन्वायरमेंट है जो भी है, ठीक है। तो इनको आपस में सेपरेट करती है ये हमने यहाँ पे, ठीक है, ओके। The plasma membrane allows or permit entry and exit of some materials in and out of the cell। यही मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ चीज़ों के ये सेल के बाहर आने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती। It also prevents movement of some material, यही मैंने बताया कि कुछ चीज़ों को ये अंदर आने से रोक लेती है, ठीक है। That's why it is called a selectively permeable membrane। और यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको स्टेटमेंट दे देगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़
फुली परमिएबल, ऐसे स्टेटमेंट वाइज यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो लिख दो जल्दी से। बोर तो नहीं हो रही? अगर बोर हो जाओ तो यार बता देना। ओके ओके ओके, एक मिनट रुको। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देती है। तो ये अंदर और बाहर जाने का प्रोसेस होता कैसे है? ठीक है, कोई चीज़ अंदर आ रही है, कोई चीज़ हमारे सेल के बाहर जा रही है, तो यही चीज़ हम बात करेंगे, ये प्रोसेस जो है ये होता कैसे है। तो सबसे पहले जो हमारी गैसेस होती हैं, जो भी हमारे सेल्स के अंदर जाती हैं, जैसे हमारी जो बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है और ऑक्सीजन अंदर देती है, तो वो जाती कहाँ है? जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारे सेल्स के अंदर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है वो कहाँ से आती है? वो हमारे सेल्स के अंदर से ही आती है। ठीक है, तो जैसे ही सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मेनली गैसेस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। ठीक है, तो मान लो ये हमारा सेल है। सेल क्या करता है, जो सेल के अंदर जो CO2 प्रेजेंट होती है इसको तो ये बाहर भेजता है, एंड जो बाहर जो O2 प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो उसको ये अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू आता है? ये सेमी जो मेम्ब्रेन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करके आते हैं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से ये एंटर करते हैं ना, मेनली जो गैसेज, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, मतलब जब मूवमेंट, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखी है डिफ्यूज़न की। सो डिफ्यूज़न इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जनरली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एंड इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सेल है हमारा। अब ऐसे नहीं कि 24 घंटे हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, 24 घंटे हमारे वहाँ से CO2 बाहर आ रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेल के अंदर होती है हमारी CO2। अगर मान लो सेल के अंदर CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ भी हमारी CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, CO2 को आना होता है सेल से बाहर। तो ये बाहर कब आती है? तो क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ CO2 हो जाती है कम, और जो हमारा सेल के अंदर है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है ज़्यादा। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है बाहर CO2 की, वो हो जाती है लेस, एंड यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हो जाती है हाई। तो यहाँ पे एक हाई कंसंट्रेशन बन जाती है, यहाँ पे एक लो कंसंट्रेशन बन जाती है, एंड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो हमारी CO2 है वो मूव करने लगती है, मतलब अंदर से हमारी CO2 बाहर आने लगती है, एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, जैसे हम अपना मोबाइल चार्ज लगाते हैं, ठीक है, हमारा मोबाइल है ये, इसको हम चार्ज लगाते हैं। ठीक है, इसको हमने ये चार्ज लगा दिया, तो क्या होता है, हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसकी कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है बैटरी, एंड जो सॉकेट है हमारा वहाँ पे जो चार्जेस हैं हमारे उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। तो ऐसे इसी हिसाब से फिर वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करने लगता है हमारे फ़ोन के अंदर। ऐसे ही सेल के केसेस में होता है, जो सेल के अंदर जो CO2 ज़्यादा हो जाती है और सेल के बाहर CO2 कम हो जाती है, तो ये अंदर से बाहर मूव करने लगती है, एंड इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, सेम होता है ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन को आना होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो कैसे आती है ऑक्सीजन सेल के अंदर? तो ये ऐसे होता है
ठीक है, ये हमारा सेल है। तो क्या होता है, सेल ऑक्सीजन यूज़ करता है, तो ऑक्सीजन वो यूज़ कर लेता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर हो जाती है लो। और जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो ये हमारा बाहर का इन्वायरमेंट है, मतलब जो कि हमारी बची हुई बॉडी है, उसके अंदर O2 की कंसंट्रेशन हो जाती है ज़्यादा, मतलब हाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, यहाँ पे लो हो गई। तो ये एक बैलेंस बनाने के लिए बाहर से ऑक्सीजन की मूवमेंट सेल के अंदर होने लगती है। एंड ये तब तक होती रहती है जब तक अंदर और बाहर दोनों तरफ हमारी ऑक्सीजन बराबर नहीं हो जाती, हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो मतलब जो भी गैसेस का जो भी मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। एंड ये डिफ्यूज़न जो है ना, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये है, इस काम को करने के लिए हमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, ठीक है, जैसे हमें पढ़ने के लिए हमें बचपन में घर वाले बोलते थे ना कि बेटा पढ़ ले बुक उठा ले, तो वो एक हमें एक एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत होती थी। ठीक है, दैट्स वाई इट वाज नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको कोई नहीं कहता होगा कि बेटा, आपके घर वाले नहीं बोलते होंगे कि पढ़ ले, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप समझदार हो, अब आप खुद ही पढ़ने लगते होंगे। तो जो अब आपकी पढ़ाई है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो चुकी है, उसको बाहर से कोई पुश की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अब समझदार हो, खुद से पढ़ सकते हो। ऐसे ही डिफ्यूज़न जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसको कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल कोई भी फोर्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, बाहर ज़्यादा होती है, खुद ब खुद वो मूवमेंट होने लगती है। ठीक है, तो ये थी हमारी चीज़ों की मूवमेंट सेल के अंदर और बाहर। तो अभी तो हमने बात कर ली गैसेस की। यही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर की। हमारे सेल को वाटर भी तो चाहिए होता है, तो वाटर की मूवमेंट कैसे होती है? ठीक है, तो वाटर की मूवमेंट भी सेम ऐसे ही होती है जैसे गैसेस की मूवमेंट होती है, डेट इज़ ये भी हमारा डिफ्यूज़न की तरह ही काम करने लगता है। लेकिन क्या हुआ कि जब वाटर अंदर जाता है ना, उस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए उसका नाम हमने अलग रख दिया। ठीक है, कि जब ये मूवमेंट्स, हमने बोला कि जब ये मूवमेंट होगी गैसेस के अंदर, तब हम इसको बोल देंगे डिफ्यूज़न। ठीक है, और जब ये प्रोसेस होगा वाटर के अंदर, तब हम इसको बोल देंगे ओस्मोसिस। मतलब कि जब हमारा सेल के अंदर वाटर जाएगा, H2O जो हमारा वाटर है, जब वो सेल के अंदर जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे ओस्मोसिस। और जब इसकी वाटर की जगह जब मतलब गैसेस जाएंगी, ठीक है, और लेकिन जब गैसेस अंदर जाएंगी, उसको हम बोल देंगे डिफ्यूज़न। ठीक है, और डिफ्यूज़न की एप्लीकेशन क्या है हमारी? हम पेड़ में पानी डालते हैं ना, तो क्या करता है पेड़, थोड़ी देर बाद पानी सोख लेता है। ठीक है, ड्रॉ करके समझाता हूँ मैं आपको। ये हमारा पेड़ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पानी डाल रहे हो, तो क्या होता है, यहाँ पे आप पानी डाल रहे हो, आपने ये पानी डाल दिया, तो क्या होता है, पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब क्यों करती हैं? क्योंकि जो पेड़ की जो रूट्स होती हैं ना अंदर, वो क्या होती हैं, रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। वो सेल्स के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब बाहर आपने पानी डाला, तो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो पानी है वो हायर कंसंट्रेशन से मूव कर जाता है लो कंसंट्रेशन, मतलब बाहर जो आपने पानी डाला वो मूव कर जाता है हमारे जो रूट्स के अंदर। ठीक है, एंड जिस प्रोसेस से वो रूट्स के अंदर एंटर करता है, मतलब क्या, उसके सेल्स के अंदर ही तो एंटर कर रहा है। एंड इसी प्रोसेस, किस प्रोसेस से, ओस्मोसिस के थ्रू वो एंटर करता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। एक आपने सुना होगा रिवर्स ओस्मोसिस, RO। क्या होता है? कुछ नहीं होता, ओस्मोसिस का बिल्कुल उल्टा होता है। ओस्मोसिस में तो क्या होता है, जो वाटर की मूवमेंट होती है वो होती है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मूव करके लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा, उसको हम बोलेंगे ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस इसका जस्ट उल्टा,
मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कि जहाँ पे पानी कम है वहाँ से और कम होके हाई की तरफ चला जाना, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं अगर क्या होगा। तीन ये चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद छुट्टी कर लेना। तो फटाफट पढ़ते हैं इनके बारे में। मान लो हमारा सेल है, ठीक है। अरे तुम लोग तो यही हो ना, या तुम भी चले गए? ओके ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थोड़े से खुरापाती थे। उनके दिमाग में आया चलो इन सेल्स को निकाल के इनके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो देखते हैं, एक एनिमल सेल को निकालते हैं या फिर प्लांट सेल को, और इसको हम एक सॉल्यूशन के अंदर रख के देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। तो क्या किया उन्होंने, एक सेल को निकाला और इसको एक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। ये है सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। उन्होंने उसके अंदर डाला सेल को, ये एक सेल है, ये हमने डाल दिया सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या हुआ, उन्होंने पहले सॉल्यूशन में क्या किया कि अगर मान लो एक ऐसा सेल उन्होंने लिया जिसके अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन थी वो कम थी, लेस वाटर, इसमें वाटर था कम, ठीक है। एंड जो उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट था उसमें पानी की कंसंट्रेशन थी ज़्यादा, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, दूसरे केस में एक और सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें भी वही पानी डाला इन्होंने, ठीक है, एंड उसके अंदर रख दिया सेल को, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या किया, इस केस में सेल के अंदर जो वाटर था उसकी कंसंट्रेशन थी हाई, मतलब सेल के अंदर पानी ज़्यादा था एंड जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके अंदर पानी था कम, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन एक और ली, ठीक है, एक और सॉल्यूशन लिया इन्होंने, ठीक है। इसमें ऐसी चीज़ डाली कि ये सॉल्यूशन डाल दिया, इसके अंदर रखा इन्होंने सेल, और दोनों के अंदर इक्वल कंसंट्रेशन थी, ठीक है। इसके अंदर भी उतना ही वाटर था, इसके अंदर भी उतना ही था, इक्वल कंसंट्रेशन में। तो पहले केस में क्या होगा गाइज, पहले केस में ये होगा कि अगर देखो ये सेल है, अगर सेल के अंदर वाटर कम होगा एंड बाहर के एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सेल के अंदर बन जाएगा लो कंसंट्रेशन, बाहर बन जाएगी हाई कंसंट्रेशन, एंड क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था बाय ऑस्मोसिस पानी जो है सो सेल के बाहर से अंदर मूव कर जाएगा, अंदर मूव करेगा एंड तब तक मूव करता रहेगा जब तक सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ पानी की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। अब देखो सेल के अंदर पानी बाहर से घुसेगा तो क्या होगा यार, सबसे पहले तो देखो होगा क्या, तो सेल क्या कर लेगा, वाटर गेन कर लेगा, गेन करने का मतलब है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो सेल के अंदर पानी चला जाएगा सिंपली, तो सेल क्या करेगा, वाटर गेन करेगा ना। दूसरा, अगर वो वाटर गेन कर रहा है तो क्या होगा, अगर तो क्या होगा, वो फूल जाएगा। अब तुम पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, क्या हो जाएगा, तुम्हारा पेट फूल जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही सेल के अंदर होता है, वाटर इसके अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इट विल स्वेलो, सेल क्या हो जाएगा, सेल विल स्वेलो, ठीक है, सेल जो है वो फूल जाएगा, ठीक है।
और इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जब बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या करेगा, सॉल्यूशन को बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेल क्या कर लेगा, इट विल गेन वाटर। ठीक है, गेन वाटर करेगा एंड इट विल स्वेलो, फूल जाएगा। एग्जाम्पल बताऊँ आपको, चने चने भिगोते हो ना आप पानी में, ग्राम। ठीक है, तो सुबह तो जब आप उनको रात को भिगोते हो पानी के अंदर, तो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन जब सुबह आप देखते हो तो वो फूल के बड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो अब आपने रात को उसको पानी में रखा था, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन कम थी। इंजन ने बाहर आपको उसने पानी में उनको डाला, उनको कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा मिलेगी, बाहर से पानी अंदर मूव कर गया। ठीक है, और वो क्या होगा, पानी अंदर चला गया और वो फूल गए। ठीक है, और जो सॉल्यूशन बना आपका वो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या था, सेल के अंदर कंसंट्रेशन थी ज़्यादा और इसके अंदर कंसंट्रेशन थी कम। तो क्या होगा, सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन कम होगी और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और बाहर कम होगी, तो क्या होगा, वही पानी तो वही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, तो वही सेल के अंदर से पानी बाहर मूव कर जाएगा ना बाहर। तो क्या होगा, जब सेल के अंदर से क्या होगा, सबसे पहले तो सेल विल लूज वाटर, पानी छोड़ देगा ना बाहर, क्योंकि बाहर पानी कम है, अंदर ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा, अगर पानी वो लूज कर देगा तो इट विल श्रिंक हो जाएगा ये सेल। ठीक है, एंड इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, आप लेना किशमिश। ठीक है, फुली हुई जो किशमिश होती है, अगर उसको आप हनी के अंदर रख दोगे तो क्या हो जाएगी, इट विल श्रिंक, वो पानी लूज़ कर देगी अपना एंड इट विल श्रिंक, क्योंकि हाँ, जो अपने बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोगे उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, किशमिश के अंदर ज़्यादा होगी, तो इट विल लूज़ एंड इट विल श्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, इसमें सेल के अंदर भी इक्वल कंसंट्रेशन है, बाहर भी इक्वल कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट। जैसे कि जो आपके भिगोए हुए चने होते हैं, सुबह आप उनको देखते हो वो फूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि वो फूलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता ना। जब उनके अंदर पूरा पानी भर जाता है वो रुक जाते हैं, मतलब अंदर भी कंसंट्रेशन सेम होगी, बाहर भी सेम होगी, तो उसके बाद कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, से सेल जो है वो सेम रहेगा। एंड इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये थे हमारे छोटे छोटे 3 सॉल्यूशंस, ये यहीं पे मैंने यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन, वही जो चाहे मैंने आपको समझाया वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, हाइपोटोनिक। ठीक है।